नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। इस वक्त हम आए हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर 3 दिवसीय कृषि मेला लगा हुआ है। यहां पर कृषि से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने यहां पर स्टॉल लगाए हैं किसानों को समझाने के लिए और उनकी कृषि के संबंधित सारी जानकारियां वो यहाँ पर देंगे। सभी अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर फूलों का स्टॉल अलग है और खाद्य सामग्री का अलग है। जलवायु समावेशी कृषि प्रणाली भी यहाँ पर है। आपको हम अभी सारे स्टॉल्स पर जाके आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरह के स्टॉल लगे हैं और किसानों को ये कितना फायदेमंद है। किसानों को ये बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी फसल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी, नाम क्या है आपका? शिल्पा साहू। हमारा टॉपिक है क्लाइमेट रेजिलियंस, इंग्लिश चलेगा। क्लाइमेट रेजिलियंस एंड बायो फोर्टिफिकेशन। तो हमने पहले 3 कंडीशन दिखाया है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। ड्रॉट, सॉइल सैलिनिटी और सॉइल वाटर लॉगिंग। ये मेजर प्रिवेलेंट सिचुएशन है जो बुंदेलखंड रीजन का। ये सब रिसेंटली रिलीज्ड वैरायटीज है विच आर स्ट्रेस टॉलरेंट एंड दीज आर द ब्रीडिंग मेथड्स जो कि हम यूज करते हैं इन वैरायटीज को डेवलप करने में। तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले बताएं। पहले सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन म्यूटेशन ब्रीडिंग, देन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एंड जीनोम एडिटिंग। इसमें आता है बायो फोर्टिफिकेशन। इसमें मेनली हम ग्रेन की न्यूट्रिशनल स्टेटस को एनहेंस करते हैं, ग्रेन को क्रॉप को हम एनरिच करते हैं। तो इंडिया में मेल न्यूट्रिशन एक गंभीर समस्या है, तो उसका एक सॉल्यूशन है बायो फोर्टिफिकेशन। इसको हम इन्हीं ब्रीडिंग मेथड से ये कुछ रिलीज्ड वैरायटीज है जो कि हम फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं। इससे फार्मर्स को हाई रिटर्न भी मिलते हैं और उनको फायदा भी होता है। तो ये सब कुछ रिलीज्ड वैरायटीज है बुंदेलखंड रीजन के लिए जो कि सुटेबल है। और इसमें हम दिखाएं कि कुछ क्रॉप्स में कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, लाइक ग्लूकोसाइनोलेट, यूरिसिक एसिड। इसका ह्यूमन हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी लोअर लिम्ब से पैरालिसिस तक हो सकता है। हम ये बायो फोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग से हम उसका कंटेंट क्रॉप में कम करते हैं। थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जो लगा हुआ है ये बीज उपचार के लिए है। किस तरह से खेती करें और किस तरह से बीजों को इसमें रोपित करें। काफी संख्या में यहाँ पर किसान आए हुए हैं। किसान मेले में किसान आए हुए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं प्रत्येक स्टॉल पर काफी भीड़ है और किसान समझ रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी फसल को और बढ़ा सकते हैं। नाम क्या है आप? शुभम कुमार। अपने स्टॉल के बारे में। मैम, ये एकीकृत कृषि प्रणाली है। जैसा कि बुंदेलखंड में आप भी देख रही होंगे कि किसानों को 2 परेशानियों का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता होगा। एक मिट्टी की उपज जो बहुत कम है और दूसरे पानी की समस्या। तो अब क्या हो गया कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि पहले किसानों को एक ही फसल पे पूर्ण रूप निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एकीकृत कृषि प्रणाली का मेन मकसद क्या है कि किसान फसल भी करे, इसके साथ और भी अलग अलग इंटरप्राइजेस करे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो फसल भी करेंगे, इसके साथ यह गौशाला का भी काम करेंगे। तो इससे होगा क्या, गौशाला से हमें दूध मिलेगी, वो भी किसान के आय का स्रोत हो जाएगा। वो हमें गोबर मिलेगी, उसे हम केचुआ खाद बनाएंगे और उसे फील्ड में डालेंगे, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। और इस फील्ड से जो हमें प्राप्त होगा, गेहूं प्राप्त होगा, वो भी किसान के इनकम में हेल्प करेगा। और जो स्ट्रॉ हमें मिलेगा वो हम वापस से गाय को खिलाएंगे जो, और उससे हमें यील्ड मिलेगी। तो इसका मेन मकसद यही है मैम कि किसान का इनकम पूरे साल दर साल चलते रहे, वो एक ही क्रॉप पे पूर्ण रूप में निर्भर ना रहे। थैंक यू भैया। नाम क्या है आपका? दीक्षा कुशवाहा। मैं बनारस से हूँ। मैं यहाँ एमएससी सेकेंड ईयर में एंटोमोलॉजी में हूँ। हम मधुमक्खी पालन के बारे में बता रहे हैं कि मधुमक्खी पालन एक तो पहला ये कि वो क्रॉप डाइवर्सिटी को इंक्रीज करती है, पॉलिनेशन करती है। लगभग 70% जो क्रॉप्स हमारे होते हैं उनमें वो पॉलिनेट करती है। तो सिर्फ पॉलिनेशन की वजह से जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसकी वजह से साइज इंक्रीज होती है, जो यील्ड होता है वो इंक्रीज होता है, उसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी इंक्रीज होती है। उसके साथ साथ पॉलिनेशन के अलावा हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पॉलन मिलता है, वैक्स मिलता है, हनी मिलता है, प्रोपोलिस हो गया, फिर ये विश हो गया और ये रॉयल जेली, जिसकी मार्केट में हनी के अलावा इन सारे प्रोडक्ट्स की भी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये पॉलन हो गया, ये प्रोपोलिस हो गया, ये हमारी यूनिवर्सिटी में हार्वेस्ट किया गया है। और ये हनी हमारी यूनिवर्सिटी में हमने खुद हार्वेस्ट किया है। और ये जो सारी चीजें
ये हमारे जनरल इक्विपमेंट्स हैं जो हम बी कीपिंग यूनिट्स में यूज करते हैं। ये ग्लव्स हो गया है जब हम फ्रेम खोलते हैं तब के लिए, इसको हाथ में पहनने के लिए, और ये हम फेस कवर करने के लिए हो गया। ये हाइव टूल है, इसको हम फ्रेम्स जब बॉक्सेस खोलते हैं तो फ्रेम्स जो है फ्रेम्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। और ये फीडर है, डार्क पीरियड में जब उनको कोई फ्लोरा नहीं मिलता है तो हम उनको शुगर सिरप प्रोवाइड करते हैं उनको सरवाइव करने के लिए, तो हम इसमें शुगर सिरप देते हैं। और ये हम कैसे हार्वेस्ट करते हैं बी वेनम। अभी तक हमारे पास जो यूनिवर्सिटी की 4 चीजें, वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलन और हनी, जो हार्वेस्ट की गई है। बट अभी इस बार से हमारे यहाँ रॉयल जेली और ये रॉयल जेली एक्सट्रैक्टर है और ये बी वेनम, तो हम इसको नेक्स्ट ईयर से इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये काम करता है। ये यहाँ पे जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो वायर्स लगी हुई है इसमें 10 to 12 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो जिससे बी इरिटेट होके वो स्टिंग करती हैं। तो ये जो ग्लास है उस पे बी वेनम कलेक्ट होते जाते हैं। फिर जब आपका ये ग्लास मतलब फिल हो गया बी वेनम से, तो आप इसको निकाल के फिर आप उससे स्क्रैप करके बी वेनम कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे जो नॉर्मल हमें मधुमक्खी जब हमें स्टिंग करती है तो वो मर जाती है, क्योंकि उनका पूरा जो उनका ग्लैंड होता है, वेनम ग्लैंड, वो एलिमेंट्री कैनाल से उनके गट से जुड़ा होता है, तो वो पूरा बाहर आ जाता है, इसलिए वो मर जाती है। बट इसमें क्या होता है कि उनके जो स्टिंग होता है वो हमारे मसल्स में फंस जाता है, इसलिए वो पूरा बाहर आ जाता है। बट इसमें ये ग्लास है तो इस पे उनका जो वेनम ग्लैंड है वो फंसता नहीं है, तो वो स्टिंग करके चली जाती है, हमारे पास वेनम भी मिल जाता है और मधुमक्खी जिंदा भी रहती है। और ये वैक्स कैंडल्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, हाँ हम जो कैंडल इंडस्ट्री हो गई, बैंगल्स मतलब जो वैक्स इंडस्ट्री है उसमें हम इसको सेल कर सकते हैं वैक्स को। और ये रॉयल जेली एक्सट्रैक्टर है, इसमें जो है हम इसमें एक तो ये स्विच मतलब यहाँ ये स्विच से कनेक्ट करके फिर इसमें जो हाइव में जो रॉयल जेली मतलब क्वीन सेल होती है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और फिर ये जो बॉटल है यहाँ से वो प्रेशर के थ्रू, सक्शन प्रेशर के थ्रू फिर हम जो रॉयल जेली होता है उसको हम इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू। हनी बीज का हम रखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन हाइव, इसमें हनी बीज हमें दिख रही है, तो हम वही मतलब ये दिखाने के लिए फ्रेम के साथ रखे हैं। थैंक यू। यहाँ बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं। हमने आपको कुछ स्टॉल्स की झलकियां दिखाई, इसी तरह से और भी कई स्टॉल यहाँ पर लगे हैं जहाँ पर दाल, तिलहन और श्री अन्न यहाँ पर बहुत लोग शो कर रहे हैं। यहाँ पर श्री अन्न भी है। यहाँ ये नाम क्या है आपका? माय नेम इज तनुश्री सुबुद्धि। हम उड़ीसा से हैं, पर यहाँ पे हम झांसी में पढ़ते हैं। एक्चुअली हम कॉलेज ऑफ फिशरीज के एक स्टूडेंट हैं, जो कि हमारा कॉलेज मध्य प्रदेश दतिया में है वहाँ पे। जी, ये एक्चुअली में फिश हैचरी है और ये है हमारा FRP फिश हैचरी। ये वाला क्या है ना कि ये वाला जो है हमारा परमानेंट टाइप का हैचरी है, जो कि सीमेंटेड है, जिसमें कि हम जैसे कि ब्रूडर फिश हो गए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ब्रीडिंग टैंक, इसमें हम मेल और फीमेल फिश को रखते हैं। सेम जितना मेल रखेंगे उतना ही फीमेल रखेंगे, उन दोनों को हम रखते हैं। फिर इनको हम कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल, जैसे कि मॉनसून हो गया, बारिश में ही फिश ब्रीड करते हैं, तो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि फिश हमारा ब्रीड करते हैं। उनके अंडे फिर हमारे जाते हैं इंक्यूबेशन टैंक में, जहाँ पे कि उनको हम इंक्यूबेट करते हैं कुछ घंटों के लिए, जैसे कि 14 से 18 घंटे हम उनको इंक्यूबेट करते हैं। फिर हमारा ये जाता है स्पॉनिंग पॉन्ड में, जहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चों को हम कलेक्ट करते हैं। फिर वहां से हम नर्सरी में डालते हैं, जहाँ पे कि बच्चों को हम कुछ हद तक ग्रो करते हैं। जैसे कि बच्चे मछली में होता है एक योक सैक होता है, वो नर्सरी पॉन्ड में होते टाइम पे वो योक सैक को वो एब्जॉर्ब करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो नर्सरी में हम 15 दिन के करीब रखते हैं। फिर वहां से रियरिंग पॉन्ड में जाता है, रियरिंग पॉन्ड में अराउंड 2 to 4 मंथ्स तक हम रखते हैं। फिर वहां से हम ग्रो आउट को डालते हैं। ग्रो आउट में क्या होता है ना, हम मछली को उसके मार्केटेबल साइज तक रीच करने तक हम उसको बड़ा करते हैं, जैसे कि 1.5 kg तक हो जाता है। फिर उसके बाद हम मार्केट को उससे बेच देते हैं। ये वाला क्या है ना कि ये वाला एक बड़ा वाला सेटअप है, जो कि हमको बहुत लैंड एरिया चाहिए बनाने के लिए। पर FRP में जो होता है फाइबर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक में, ये वाला हमारा इंटेंसिव कल्चर होता है, जिससे कि हम छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं
और इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट वहाँ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अराउंड 4 लाख से करीबी हम इसको इंस्टॉल करने में लगा सकते हैं। और ये वाला पोर्टेबल होता है, जिससे कि हम इसको बहुत दूसरे जगह पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये जैसे डिफरेंट जैसे कि हमारा कोई भी जगह है जो कि जहाँ पे कि हमारा लैंड रिसोर्स कम है या फिर वाटर रिसोर्स कम है, उस जगह पे भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को अपने कम खर्चे में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके और हमारे फ्यूचर में भी उसके प्रॉफिट को लेके और जैसे कि हमारे ह्यूमन नीड्स को है वो सब सेटिस्फाई कर सके। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर गिरिजा। मैं यहाँ पे एक्चुअली सहायक प्राध्यापक हूँ मात्स्यिकी महाविद्यालय में, मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसमें। और ये जो सारे हैं ये मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पाद है और कुछ उप उत्पाद भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इससे हम लोग जैसे कि मछली का जो भाव होता है, अगर उसका भाव 100 या 200 रुपए किलो है तो उसका मूल्यवर्धन करके हम लोग उसको 500 से 600 रुपए प्रति किलो तक उसमें मतलब बढ़ावा वृद्धि ला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जैसे उत्पाद है, जैसे ये देख सकते हैं ये मछली से बना हुआ अचार है। इसकी कीमत बाजार में 500 से 600 रुपए प्रति किलो तक होती है। ये तो पंगस जैसे मछली से बना है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेडी टू ईट कुछ उत्पाद है, जैसे यहाँ पे कटलेट है, समोसा है, पकोड़ा है या फिर पॉकेट्स है, यहाँ पे मोमोज है, फ्राइड मोमोज है, स्टीम्ड मोमोज है, बॉल है। ये सारे उत्पाद मछली का जो मांस होता है उससे बनाए हैं। और ये देख सकते हैं ये इंस्टेंट सूप मिक्सेस का आजकल जमाना है, तो उसमें जैसे इंस्टेंट प्रोडक्ट्स आजकल की जो मतलब हमारे यहाँ जो मात्स्यिकी महाविद्यालय है वो दतिया नवनेर में स्थित है, वहाँ पे हम लोग ये सारे मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो वो मतलब साल में ऐसे कई बार ये होते रहता है, तो उसमें भी जो भी मतलब कोई प्रशिक्षणार्थी है वो भी उसमें शामिल होके ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं वो सीख के अपना मतलब बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कोई बिजनेस डेवलपमेंट किसी का आइडिया, तो इसमें जो भी इनोवेटिव या फिर ऐसे चटनी पाउडर जैसे उत्पाद है, जैसे ड्राई फिश सूखी मछली है उससे ये ऐसे उत्पाद बना सकते हैं। या इवन सूखी मछली भी बना के अगर स्वच्छ तरीके से सूखी मछली को हाइजीनिकली पैक करा जाए तो भी उससे आप लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। थैंक यू मैम। आप देख सकते हैं हमारे सामने मशीनें यहाँ पर हैं और बीज यहाँ पर मिलेंगे आपको। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज कृषि मेले का आखिरी दिन है। 3 दिवसीय ये मेला लगा हुआ था जिसमें कि आज ये आखिरी दिन है और हम आपको यहाँ पर लेकर आए। आप देखिए हमारे सामने नाम क्या है आपका? हमारा नाम बालाराम कुशवाहा, ग्राम नेगुआ, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से हैं। आप यहाँ कृषि मेले में आए, यहाँ पर क्या कुछ नया सीखा? ये प्राकृतिक खेती के बारे में सीखा हमने कि प्राकृतिक खेती करें जिससे फसल अच्छी होगी और सेहत के लिए होती है। हम पहले से भी प्राकृतिक खेती करते हैं और यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो और करेंगे। जैसे तुलसी की भी करते हैं प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक ही, अनाज की भी करते हैं, चिया की भी करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, तो सब प्राकृतिक खेती ही करते हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? नेंगवा। अच्छा, आप बोलेंगे कुछ? नहीं बोल देंगे। जी, नाम क्या है? राजेश कुशवाहा, कहाँ से आए? नेंगवा से। यहाँ कृषि मेले में आपने क्या कुछ नया सीखा? इसमें हमने बहुत से जैसे किसान को कीटनाशक के बारे में समझावा, इसमें लागत ज्यादा है, अपन घर पर इसकी दवाई नीम के पत्ते मत्ते इससे बना सकत और लागत बहुत कम कर सकत किसान। अच्छा लगा यहाँ? हाँ अच्छा लगा। यहाँ पर फूलों की अलग अलग किस्म की वैरायटी, अलग अलग किस्म के फूल हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ लगातार ऐसी श्रृंखला में गमले रखे हुए हैं। यहाँ पर पेड़ हैं जो फूलों वाले नहीं हैं। और हमारे लेफ्ट साइड जो पौधे हैं वो फूलों वाले पौधे हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर सामने हमारे हैं। किसानों को समझाया गया है कि फूलों की खेती करके भी वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग किस्म के फूल लगे हुए हैं।